हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। ऑलमोस्ट केस हम पहले कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन पर जितने भी केसेस थे उसके बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। लास्ट केस रह गया हमारे पास, जो कि आज हम इस वीडियो में उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का केस। यानी क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हमें चाहिए। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, वहाँ हमने जो क्वेश्चन किए हैं वहाँ हमें कभी भी गिवन नहीं था कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट के लिए हमें उसे सोल्व करना है। यानी कि हम क्या करते आ रहे हैं, अभी तक हमने जो किया था वो किया था टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हमने मिनिमम की थी, मिनिमाइजेशन में किया था। और मिनिमाइज हम एक ही चीज़ करेंगे, क्या? कॉस्ट। प्रॉफिट को हम कभी भी मिनिमाइज नहीं करेंगे। हमने अभी तक जितना भी चीज़ फाइंड की उसके लिए हमने किया था मिनिमाइजेशन। और मिनिमाइजेशन किस चीज़ के लिए किया था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है। लेकिन कोई भी फार्मूला कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो गिवन प्रॉब्लम है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन टेबल है, उसमें डिमांड और सप्लाई वो इक्वल है या नहीं। ये फर्स्ट केस रहेगा, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आप लोगों का। कोई भी मेथड, कोई भी फार्मूला आपको सोल्व करना हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, पहला स्टेप आपको यही होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। अगर इक्वल है तब हम नेक्स्ट फर्दर जो भी मेथड हमें पूछा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सप्लाई क्या गिवन है हमारे पास, 100, 1370, 200, और डिमांड कितनी है? 150। तो इसका मतलब डिमांड और सप्लाई इस क्वेश्चन में मिसमैच है दोनों में। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना होगा। यानी कि ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, हमें इसको सबसे पहले बैलेंस्ड करना होगा। डिमांड और सप्लाई की दोनों कंडीशन, जो भी कॉस्ट है या जो भी हमारे पास गिवन है, इन दोनों को हमें इक्वल पुटअप करना होगा। उसके लिए हमें क्या करते हैं, देखिए डिमांड है 150, सप्लाई है 200। इसका मतलब हमारे पास कम क्या है? कम हमारे पास है डिमांड, जिसको हम 150 से 200 करेंगे। अब कैसे करेंगे हम? यहाँ पर एक देखिए कॉलम में जो है वो डिमांड है, और रो के लिए रो वाइज है वो सप्लाई है। हमें क्या करना है, डिमांड को इंक्रीज करना है, 200 तक लेके जाना, ना कि 200 को लेस करके 150 तक लेके आना। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो चीज़ लेस होगी उसको वहां तक लेके जाएंगे जितना कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो रह गए। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक डमी कॉलम यूज करना होगा, और उसकी जो डिमांड लेंगे हम वो लेंगे जितना डिफरेंस है, और वो कितना है? 50। कुछ इस तरह से नेक्स्ट टेबल में हम करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, फॉर मेकिंग अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेबल वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ डमी कॉलम लाइक दिस। हम एक डमी कॉलम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 4 है। अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 5 हो जाएगा, क्योंकि एक डमी कॉलम हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा, और जो रो है वो एज इट इज रहेंगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1, 2, 3, 4, और ये डमी रो डमी कॉलम जिसको मैं 5 दे रहा हूँ। अब करना क्या, देखिए जो चीज़ है वो तो एज इट इज 40, 44, 38, 25, 35 एंड 38, 22, 30, 28, 33, 30 एंड 30। यह हमारे पास सप्लाई है। सप्लाई गिवन है 100, 30, 70, और यहाँ हमारे पास डिमांड था। डिमांड हमारे पास है 40, 38, 28 एंड 30। अब देखिए डमी कॉलम हमने यूज किया। हमें क्या करना है, 150 को 200 में कन्वर्ट करना है, तो कितना लेस देन है? 50।
तो हम यहाँ पर 50 यूज़ करेंगे यानी डिमांड में, और साथ में डमी हमने लिया है तो डमी को जब हम शो करेंगे वो हमेशा करेंगे 0 0 0 से। ठीक है, डमी रो या डमी कॉलम जब भी आप इंट्रोड्यूस करोगे उसकी जो कॉस्ट लोगे वो हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि वो डमी है। डमी का मतलब वो होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो, हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं हो। तो हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, कब नहीं होगा, जब हम उसको टेंस टू 0 या 0 ले लेंगे। तो हमने ले लिया 0। ठीक है, तो अब ये डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो गई, 200 हो गई, इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट फर्दर हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के बारे में। यानी कंपनी ये चाहती है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना, कंप्लीट टेबल में जो भी हाईएस्ट कॉस्ट है, यानी जो हाईएस्ट कॉस्ट रहेगी वो आपको टारगेट करनी है। हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है, वो है 44। कंप्लीट टेबल में हाईएस्ट कितना है, 44। इसका मतलब आपको करना क्या है, हमें तो जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए वो मिनिमाइजेशन के लिए किए, यानी हमने मिनिमम कॉस्ट फाइंड की जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ला जाने के लिए उसको देनी होगी। तो वो मिनिमाइज यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी मिनिमाइज होगी उतना कंपनी को बेनिफिट होगा। हम क्या करते हैं, इस मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो मैक्सिमम आपके पास कॉस्ट है पूरे टेबल में उसको या उसमें से बाकी सभी वैल्यूज को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कंपनी कहती है कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट चाहिए, यानी 44 तो कहीं उसको प्रॉफिट हो रहा है, कोई कॉस्ट है 44 जहां उसको मैक्सिमम तो हो रहा है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो क्या कर रहे हैं, उसमें से बाकी सबको सबट्रैक्ट कर देते हैं, जो रह जाएगा उसके बाद उस पर हम यूज करेंगे मिनिमाइजेशन का मेथड। तो सबसे पहली चीज़, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा, और मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से इस कंप्लीट टेबल की सभी कॉस्ट को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगी वैल्यूज, तो जो नेक्स्ट टेबल हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 एंड नंबर ऑफ रो इज 3। तो जो कॉस्ट है देखिए 44 माइनस 40 4, 44 माइनस 25 19, 44 माइनस 22 तो 22, 44 माइनस 33 11, 44 माइनस 0 44, 44 माइनस 44 0, 44 माइनस 35 9, 44 माइनस 30 14, 44 माइनस 30 14 एंड 44 माइनस 0 44। यानी जो मैक्सिमम कॉस्ट है उसमें से सभी को सबट्रैक्ट करना है। 44 माइनस 38 6, ये भी 6, ये 16, ये 14 और ये 44। क्लियर है। तो डिमांड जो थी यहाँ पे वो थी हमारे पास 40, 38, 28, 30, 50, और जो सप्लाई हमारे पास चल रही है इस क्वेश्चन के लिए वो है 100, 30, 70। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम। हमने क्या किया, मैक्सिमाइजेशन, जब भी आपके पास मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा आपने उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा मेथड है, जो टेबल की हाईएस्ट कॉस्ट है उसमें से सभी वैल्यूज को आप सबट्रैक्ट कर दोगे, तो फिर जो आपके पास टेबल आएगी उस टेबल से आप उसको मिनिमाइजेशन के लिए हम सोल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब जब इसको नेक्स्ट मिनिमाइजेशन के लिए सोल्व करते हैं, यानी अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने किससे किए हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। क्यों, इसी से क्यों किया, क्योंकि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे जो कॉस्ट आती है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें देता है, यानी कि जिसके से जो कॉस्ट हमारे पास आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो एग्जैक्टली मिनिमाइज होगी। इससे मिनिमम कोई भी मेथड नहीं कर सकता, क्योंकि VAM के बाद ऑप्टिमल टेस्ट हमारा जो यूज होता है वो द मोदी मेथड। मोदी मेथड के थ्रू हम इसको चेक कर लेंगे, और मोदी मेथड के थ्रू जब हमने चेक कर लिए तो उससे एक्यूरेट रिजल्ट किसी फार्मूले के नहीं है, इसलिए मोदी मेथड इन्वेंट हुआ है, इसलिए मोदी मेथड बना है। ठीक है, तो सबसे पहले
मोदी मेथड तक जाने से पहले हमें क्या करना होगा, इसकी एलोकेशंस करनी होगी विद द हेल्प ऑफ वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। और ये मेथड ऑलमोस्ट 2 या 3 वीडियो में हम कर चुके हैं। कैसे करना है, अगर आप नए हैं इस वीडियो के लिए तो लास्ट वीडियोस में जाके चेक कर लीजिएगा, इसकी सेकंड और थर्ड वीडियोस में, जिसमें मैंने वोगल अप्रोक्सीमेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। आपको वही मेथड क्लियर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बाय द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड इसकी एलोकेशंस कर रहा हूँ। आप चेक कर लीजिएगा कि एलोकेशन सेम है या नहीं। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड वो एलोकेशन चेक कर लें। जिन्हें आइडिया नहीं है VAM मेथड का, वो मेरी लास्ट वीडियोस में पहले देखें कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने कैसे किया। तो मैं ये डायरेक्ट विद पेनल्टी फाइंड करने के बाद जो एलोकेशन आएगी मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। और एलोकेशन जो है वो होंगी ये। तो स्टूडेंट्स ये है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू हमारी सभी एलोकेशंस। ठीक है, तो ये सभी एलोकेशंस हमारी आ गई। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 40 20 ये 60 है तो यहाँ 60 कर लेना, और ये 30 है, ये 60 कर लीजिएगा। यहाँ कॉस्ट 30 आएगी, और जो रिमेनिंग था हमारे पास 50, तो ये आएगा यहाँ 50। ठीक है, तो ये डिमांड कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा यहाँ मिसमैच हो गई, मैंने यही वैल्यूज लिख दी थी यहाँ पे। अब देखिए बाय द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हमारे पास ये सभी इसके लिए एलोकेशंस रहेगी। हम चेक कर लेते हैं कि जो एलोकेशंस है वो सही है या नहीं। देखिए रो वाइज 40 30 एंड 30 कितना हुआ 100, तो 100 है। 30 है कंप्लीट रो में तो ये 30, 20 30 20 70 तो 70। कॉलम वाइज भी 40 20 30 30 60 30 एंड 20 30 50। क्लियर है, तो यह है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू हमारी कंप्लीट जो भी एलोकेशंस है वो। अब हम क्या करते हैं, अब यहां से हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं बाय द मोदी मेथड। हम यूज करते हैं मोदी मेथड फॉर ऑप्टिमैलिटी या ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, और जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हमें यहाँ इसको जैसा कि हम बोलते हैं कौन सा मेथड और बोल सकते हैं UV मेथड। तो हमें यहाँ फिर से टेबल कंसीडर करते हैं और U और V की वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मोदी मेथड को अप्लाई करने के लिए हम U और V की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको करवाना ज़रूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन का यही बेस है। तो सबसे पहले जो भी एलोकेशंस वो जहाँ वो कॉस्ट में लिख रहा हूँ जहाँ एलोकेशन हमारे पास है, तो 4 11 44 14 6 16 एंड 44, यानी हमारे पास जो U और V की वैल्यूज हमें फाइंड आउट होंगी वो सिर्फ उन्हीं कॉस्ट से होगी जहां हमारे पास एलोकेशंस आई हैं। तो जो एलोकेशंस हैं सिर्फ उन्हीं को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बाकी कॉस्ट को मैं यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि U और V की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बाकी कॉस्ट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए रो को हम U से डिनोट करते हैं, U1 U2 U3 जितने भी रोज हैं। कॉलम को हम V से डिनोट करते हैं। तो ये सभी कॉलम के लिए कॉस्ट हो जाएंगी जो हम फाइंड करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, पहले भी कर चुका हूं इसको भी। अब देखो U और V की वैल्यू हमें चाहिए। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो सॉल्यूशन आने वाला है क्या ये डीजनरेट तो नहीं है। अगर डीजनरेट हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पे एक डेल्टा भी यूज करना होगा। देख लेते हैं डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट, कितनी एलोकेशन है 1 2 3 4 5 6 7, और कितनी आनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम 5 नंबर ऑफ रो 3, 5 + 3 - 1 कितना होता है 7, तो 7 है। इसका मतलब नॉन डीजनरेट हमारा सोल्यूशन है, तो हमें यहाँ डेल्टा की कोई जरूरत नहीं है। अब U और V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन U और V में से किसी एक की वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमें 0 एज्यूम करनी होती है। और 0 हम किसे एज्यूम करते हैं, जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशंस हो। तो मैक्सिमम एलोकेशन देखिए फर्स्ट रो में है 3, लास्ट रो में भी 3 है। कोई कॉलम ऐसा जिसमें 3 एलोकेशन है नहीं है, मैक्सिमम 2 है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट कॉलम के लिए U1 को 0 लें या थर्ड कॉलम के लिए U3 को 0 लें, जैसे आपका अच्छा लगे। मैं यहाँ U1 को 0 लेकर के चल रहा हूँ,
तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे u1 इक्वल टू क्या 0 है। जब u1 0 है तो v1 की वैल्यू 4, ये 11 और ये 44 एज इट इज आ जाएंगी। कैसे आएंगी वो फार्मूला भी मैंने पहले बताया हुआ है, u1 प्लस v1 इक्वल टू वो कॉस्ट पर्टिकुलर जिसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू 4, तो u1 तो 0 है तो v1 कितना आ गया 4। वैसे u1 प्लस v4 इक्वल टू 11, तो 11 ही आएगा। u1 प्लस v5 इक्वल टू 44, तो ये 44 ही आएगा। अब इन चार वैल्यूज जो हमने फाइंड कर ली, इन चारों वैल्यूज से बाकी जो अननोन 4 वैल्यूज रह गई उससे हमें और फाइंड आउट करना है। देखिए u2 की वैल्यू आ सकती है, u2 किस पे डिपेंड कर रहा है v3 पे, तो हम u2 को फाइंड नहीं कर सकते। u3 की वैल्यू आ सकती है, u3 किस पे डिपेंड कर रहा है v2 से, इससे तो नहीं आ सकती, v3 से, इससे भी नहीं आ सकती, लेकिन v5 से आ सकती है क्योंकि v5 की वैल्यू हमें मालूम है। तो u3 प्लस v5 इज इक्वल टू 44, u3 प्लस v5 इक्वल टू 44, तो u3 कितना हो गया 0। अब अगर u3 0 है तो v2 6 और v3 16, ये आ जाएंगे, आएंगे। अब क्या रह गया u2, तो u2 देख लीजिए, u2 प्लस v3 इक्वल टू 14, u2 प्लस v3 इक्वल टू 14 या फिर u2 इक्वल टू -2, क्योंकि 16 इक्वल में जाके नेगेटिव हो जाएगा, 14 माइनस 16 -2, तो ये आ गई सबकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ वो कॉस्ट और लिख देते हैं जिसको अभी तक हमने नहीं शो किया, जिस पे कोई एलोकेशन नहीं है, तो वो है 19, 22, क्योंकि सबकी वैल्यू आ गई। अब हम वो सभी कॉस्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, फिर 0, 9, 14, 44, 6 एंड 14। अब हमें क्या करना है, अब हमें जहां एलोकेशन नहीं थी, यानी जो अभी वैल्यूज हमने लिखी हैं, वहां u और v का एडिशन करके उसके कॉर्नर पर हमें वैल्यूज को शो करना है। जैसे यहां एलोकेशन नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, u1 और v2, तो दोनों का एडिशन कितना है 6, मैं यहां लिख देता हूं 6 और एक ब्रैकेट में शो कर रहा हूं। 22 के लिए u1 प्लस v3 कितना आएगा 16। फिर यहां एलोकेशन नहीं है, u2 प्लस v1 कितना आ गया 2। यहां एलोकेशन नहीं है, -2 प्लस 6 4। यहां एलोकेशन नहीं है, -2 प्लस 11 9। देन दिस वन -2 प्लस 44 तो 42। यहां के लिए 0 प्लस 4 तो 4, यहां 0 प्लस 11 तो 11। अब देखें करना क्या है, हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, इन सभी वैल्यूज का जिसको हमने लिखा है, जो हमने अभी वैल्यूज लिखी है उन सबका सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें से इसका, इसमें से इसका, और सभी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। जहां कहीं भी एक भी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो यहाँ एलोकेशन दी है वो एग्जैक्टली उसको मिनिमाइज नहीं कर रही, उसको हम कहीं और शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो देखें जरा यहाँ पर नेगेटिव कौन दे रहा है, 19 माइनस 6 पॉजिटिव है तो इसको हटा देते हैं, जो पॉजिटिव उसको हटाते रहते हैं हम। 22 माइनस 16 पॉजिटिव, 0 माइनस 2 तो ये नेगेटिव आ रहा है, 9 माइनस 4 पॉजिटिव, देख लेते हैं ना कितनी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 14 माइनस 9 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस वन अगेन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी एक जगह हमारे पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव और वो है वही 0। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें यहां से एक ऐसा लूप तैयार करना होगा, एक ऐसा लूप तैयार करना होगा जिससे कि हम कुछ एलोकेशंस को इंटरचेंज कर पाएं, कुछ एलोकेशंस को इधर से उधर ले जाएं। और लूप कैसे बनेगा, मैंने बताया था कि हम वहीं से टर्न करेंगे जहां एलोकेशन होगी। हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि हम यहां टर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे एलोकेशन नहीं है, नेचुरल सा हमें यहां जाना होगा। उसके बाद हम कहां जाएं, यहां आने के बाद यहां वापस टर्न करने के लिए कोई एलोकेशन नहीं है, इसका मतलब हम यहां नहीं आ सकते। यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां और फिर यहां, यानी ये लूप जो बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां से हमें स्टार्ट करना है 1, देन दिस, ये, देन हियर,
फिर यहां तक, फिर यहां तक और फिर यहां तक। तो लूप कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बना लूप? कुछ इस तरह से शेप में बना। मैंने पहले भी आपको बताया था लूप कैसे भी शेप में बन सकता है, लेकिन जहां पे भी आप टर्न करो वहां एलोकेशन होनी चाहिए। एलोकेशन के बिना आप टर्न नहीं करेंगे, ये एलोकेशन होनी चाहिए। तो ये लूप बना। अब देखिए लूप कहां से स्टार्ट हुआ? इस पॉइंट से। जहां से लूप स्टार्ट होगा वहां प्लस थीटा देंगे, उसके बाद अल्टरनेट माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा। थीटा नेगेटिव थीटा पॉजिटिव थीटा नेगेटिव थीटा पॉजिटिव थीटा और यहां पे नेगेटिव थीटा और फिर पॉजिटिव थीटा। तो जहां से भी टर्न करेगा हम कुछ इस तरह से एलोकेशंस देंगे। जहां से लूप स्टार्ट होगा वहां पॉजिटिव थीटा आएगा। तो यहां देखिए लूप यहां से स्टार्ट हुआ तो मैं यहां देता हूं प्लस, यहां टर्न हुआ माइनस, फिर जहां टर्न हुआ नेक्स्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर टर्न हुआ नेक्स्ट नेगेटिव, फिर टर्न हुआ पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव। ये चला। अब नेगेटिव कहां है? 3 टाइम्स है हमारे पास नेगेटिव, 1 2 एंड 3। 3 टाइम्स नेगेटिव है, 1 2 एंड 3। उन सब पे एलोकेशंस क्या है? यहां एलोकेशन है 40, यहां नेगेटिव है, यहां हमारे पास एलोकेशन है 20 और उसके बाद यहां नेगेटिव है, यहां एलोकेशन है 30। 40 20 30। अब इन नेगेटिव में से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम वैल्यू है 20। तो इसका मतलब यहां थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 20। ध्यान रखना मिनिमम, नेगेटिव में जो मिनिमम एलोकेशन होगी वो थीटा की वैल्यू होगी। तो नेगेटिव की थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 20। अब जो 20 है यानी यहां थीटा जो था, हमने थीटा क्या किया? यहां पे ऐड किया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी? 20। तो यहां हम एलोकेट कर देंगे 20 को। फिर यहां माइनस है, यानी माइनस थीटा यानी माइनस 20 करेंगे। 40 है, 40 की जगह यहां पे क्या हो जाएगा? 20, तो यहां आ जाएगा 20। फिर यहां पॉजिटिव है, वही थीटा यानी 20 हम यहां पुटअप कर देंगे तो कितना होगा? 50। फिर यहां 20 था और 20 लेस कर दिया तो यहां से एलोकेशन हमारी हट जाएगी। यहां ऐड करना है, 30 की जगह यहां कितना आ जाएगा? 50 और यहां सब्ट्रैक्ट करना है, 30 में से 20 गए 10। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एलोकेशंस है वो ये होने वाली हैं। तो ये एलोकेशन हमारी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो देखिए चेंज क्या हुआ, तो इसको मैं यहां शो कर रहा हूं जो चेंज हो रहा है। फिर से हम फिर टेबल बनाएंगे, जैसे कि ये टेबल है ऐसी टेबल फिर बनाएंगे और एलोकेट करेंगे। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा? 20। यहां हमारे पास है 20, 30 एज इट इज। यहां 30 की जगह क्या हो जाएगा? 50, तो यहां हो गया 50। फिर यहां से एलोकेशंस हट जाएंगी, यहां 30 की जगह हो जाएगा 50, फिर यहां आ जाएगा 10 और फिर 20। तो देखिए अभी भी नंबर ऑफ एलोकेशन 7 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 7 एलोकेशन ही है। जो नॉन डिजनरेसी कंडीशन है वो भी एज रहेगी। तो कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया? एलोकेशन शिफ्ट कर दी, ताकि हो सकता है कि हमारा आंसर जो है वो और मिनिमाइज हो जाए। यही मोदी मेथड है। अब फिर से हमें क्या करना है? ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हमें फिर से यहाँ मोदी मेथड अप्लाई करना है, फिर चेक करना है यूवी की वैल्यू की हेल्प से क्या अभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है नहीं। जब तक नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव का मतलब हुआ, नेगेटिव का मतलब ये होगा कि वहाँ कुछ ना कुछ अभी भी ऐसी गुंजाइश है या कुछ ऐसी उसमें ऐसी वैल्यूज़ कि हम कह सकते हैं कि कुछ अभी भी ऐसी गुंजाइश है जो उसको और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है। जब तक नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलना इस चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी कुछ गुंजाइश ऐसी बाकी है जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो और मिनिमाइज हो सकती है। फिर से इस टेबल के लिए फिर मैं मोदी मेथड अप्लाई करता हूँ और मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए फिर से इस टेबल को बनाते हैं हम। लेकिन कौन सी कॉस्ट शो करेंगे? कॉस्ट वही शो करेंगे जिस पर अभी भी एलोकेशंस हैं। विदाउट एलोकेशन को हम अभी नहीं शो करेंगे। क्लियर है? जैसे कि हमने पहली बार किया था। तो जिस पर एलोकेशंस है मैं पहले उसको लिख देता हूं। तो जो जो कॉस्ट हमारे पास एलोकेशन के लिए
तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कॉस्ट है, जिस पे एलोकेशन और एलोकेशन जो है वो भी लिख देता हूं मैं 20 20 20 50 10 30 एंड 50। फिर से इन सबकी हेल्प से U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 और V5 की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो अब की बात देखिए, मैक्सिमम एलोकेशंस कहाँ है। मैक्सिमम एलोकेशन 3 है और वो तो है ही फर्स्ट रो में और उसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो अब तो यहाँ फर्स्ट रो की वजह से U1 को हमें 0 लेना ही होगा। जब U1 0 है तो जो इसकी 3 जगह एलोकेशंस हैं वो वैल्यू सेम हो जाएंगी, 4 11 एंड 44। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। U2 प्लस V1 इक्वल्स टू 0, U2 प्लस V1 इक्वल्स टू 0, तो U2 की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब U2 की हेल्प से V3 आ जाएगा, U2 प्लस V3 इक्वल्स टू 14, U2 प्लस V3 इक्वल्स टू 14, तो V3 इक्वल्स टू 18। अब U3 V3 से आ जाएगा, U3 प्लस V3 इक्वल्स टू 16, तो U3 इक्वल्स टू -2। अब U3 प्लस V2 इक्वल्स टू 6, दैट इज 8। सभी वैल्यूज आ गई U से U1 से लेकर V5 तक। अब फिर वो कॉस्ट लिख देते हैं जिस पे एलोकेशन नहीं है। वो कॉस्ट अगेन 19 22 देन 9 14 44 6 14 एंड 14। अब क्या करना है, फिर से U और V का एडिशन वहां लिखते हैं उस कॉस्ट पे जहां एलोकेशन नहीं है। तो जैसे कि यहां एलोकेशन नहीं है, 0 प्लस 8 8, यहां नहीं है तो 0 प्लस 18 18, अगेन 9 के लिए -4 प्लस का 8 तो 4, 11 माइनस 4 7, फिर यहाँ पे 44 माइनस 4 40, इसके लिए 2 -2 प्लस 4 तो 2, -2 और 11 9, -2 और 44, -2 प्लस 44 ये आ जाएगा 42। तो अब नेगेटिव, फिर से नेगेटिव आ रहा है, देखिए सबट्रैक्ट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ सॉरी ये 44 था, मैंने गलती से 14 लिख दिया, और तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो सभी वैल्यूज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आ रहा हो। देखिए यहाँ इन सबको हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो कि एलोकेशन नहीं है, जिसको मैंने ब्रैकेट्स में शो किया है, उन सब का डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। तो सभी का डिफरेंस पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर अभी भी कोई नेगेटिव आता, अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव देती, तो वहां से फिर से एक लूप हमें बनाना होता और चेक करना होता ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये जो आपका है ये टेबल, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ 4 × 20 प्लस 11 × 30 प्लस 44 × 50 देन प्लस 0 × 20 0 ही होगा, फिर 14 × 10 प्लस 6 × 20 एंड प्लस 16 × 50। तो ये सभी को जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी जो है वो फाइनल कॉस्ट या फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। और जब फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5130, 5130। चेक कर लेना आप लोग, क्या ये आंसर आएगा 5130। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था लास्ट केस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, जिसमें हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दोनों एक साथ हमने कर लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको हमने नहीं किया। और इसी के साथ ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, जो एक्सरसाइज है, जो यूनिट है, जो चैप्टर है, वो भी कंप्लीट हो रहा है। बने रहिए। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कोई और डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्वेश्चन आप उसमें शो कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करने की। इसी तरह से बने रहिए इस YouTube वीडियो के साथ, इस YouTube चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक अलग
अलग मतलब जो हमारे करंटली अभी चल रहे हैं वेक्टर कैलकुलस या मल्टीपल इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस के वीडियोस उसके साथ। थैंक यू।